धन्यवाद। आदरणीय मंच एवं परम श्रद्धेय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आभार। जैसा कि सुबह से चर्चा चल रही है कि शादी के संबंध में प्रश्न तो चाह रहे हैं, लेकिन शादी का विषय ये चल रहा है मेरे लगन से ही। पहला विषय जो हमारे को व्हाट्सएप पे मैसेज आया था वो विवाह का था, वो भरी 5 बहुत सामने जी मेरे इस लगन से ही प्रारंभ हुआ है और ये आज विवाह शादी पर ही संपन्न होगा शामकालीन। इससे अलावा चर्चा शायद ही हो, क्योंकि शुक्र मंगल का जो योग है वो चाहते हैं कि शादी की चर्चा निरंतर होती रहे। आज के समय में इसमें जो प्रश्न आता है, शादी संबंधों में होने वाली परेशानियों के ज्योतिषीय एवं सामाजिक कारण। क्या हम ज्योतिष से गणना करके किसी भी शादी को सफल या असफल होने का फलित कर सकते हैं? आते हैं यदि भविष्य में फलित सत्य नहीं होता तो उसके कारण क्या है? मेरे ख्याल में मैं यहाँ बैठा हुआ था, उसका कारण शायद ही किसी ने कहा हो कि शादी टूटेगी या रहेगी या बनेगी। बाकी विचार सबके अच्छे थे और धारण करने योग्य थे। अक्सर क्या होता है कि पंडित जी शादी का मिलान कर दीजिएगा और देखिएगा बच्चे का जीवन कैसा है। पंडित जी ने गुड़ मिलान करे, गुड़ मिलान करके बता दिया बहुत अच्छी शादी है। आगे की जानकारी यजमान ही नहीं चाहता तो उसमें ब्राह्मण का दोष कहां से आ गया? पंडित जी ने गुड़ मिलान कर दिया कि हाँ 25 गुण हैं, शादी कर दो। अरे बल्ले बल्ले हो गई। मैं भी कर्मकांडी ब्राह्मण हूँ और समाज में चीजों को देखता भी हूँ, बड़ा दुख होता है। ना तो वो ये जानना चाहते हैं कि पंडित जी इसकी संतान होगी तो वो स्वस्थ रहेगी या मर जाएगी, ना वो ये जानना चाहते हैं कि इन दोनों की शादी होने के बाद में बच्चे का व्यापार आगे बढ़ेगा या पत्नी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा नहीं रहेगा, ना वो ये जानना चाहते हैं कि शादी के बाद में दोनों में से पहले कौन मरेगा या इनकी आयु कितनी है शादी के बाद, कोई नहीं जानना चाहता। तो मुख्य कारण जो पहला प्रश्न है वो यही है कि भविष्य कथन 100% में से केवल 5% या 10% ही सफल होते हैं, 90% सफल नहीं होते, जिसमें कि आज अलगाववाद परिवारों में फैला हुआ है। अब उसके उपाय क्या है? कोई कहता है कि कुंभ विवाह करा लो, शादी सद जाएगी। हमारे शास्त्रों में कुंभ विवाह है, लेकिन जिसको नहीं है या जिसको जरूरत नहीं है उसे जबरदस्ती थोपने का फायदा क्या है? सिंपल से 4 शब्दों में उसे ये कह दिया जाए कि भी अगर आप छोटा दोष है आपको, अगर आप पीपल परिक्रमा कर लेंगे जल चढ़ा के तो आपका दोष खत्म हो जाएगा। ना तो उसके पास लाख रुपए होंगे और ना वो कुंभ विवाह कर पाएगा। तो फिर तो हो गया काम, पंडित जी की जेब भरते रहो या बाबा ढोंगी के पास जाते रहो, उनकी जेब भरते रहो। फिर ये कहां से आ गया कि पंडितों ने समाज को लूट लिया? पंडितों ने समाज को नहीं लूटा, यजमान ने लूटने का कारण बना दिया। इसलिए मैं यहाँ पंडितों को दोष नहीं दूंगा कि जो इसका ये चौथा 5वां जो प्रश्न है, वैदिक ज्योतिष के अतिरिक्त भविष्य कथन करने के जो माध्यम और वर्तमान में प्रचलित हैं उनसे लाभ है या हानि?
तो हमें हानि है, लाभ का तो मतलब ही नहीं है। अब बात आती है कि सटीक कथन कि उससे हमें लाभ कैसे मिले। सबसे पहले तो जो हमारे ज्योतिषकर्ता होते हैं, मेरी चर्चा अभी कल ही हो रही थी किसी से, मैं तो लगन देखता हूँ, चलिए देख लिया, नमाज देख लिया और प्रेडिक्शन कर दिया। तत्काल का जो प्रश्न लगन है, क्या वो देखा आपने, गोचर देखा कि आपकी बात सटीक होगी भी या नहीं होगी। चर लगन, दुष्भाव लगन, स्थिर लगन, ये मेन है। दुष्भाव में कोई बात कही जाती है तो वो देर से सफल होती है या होती भी नहीं। चर लगन में कोई व्यक्ति आया है पूछने के लिए शादी कब होगी, हो जाएगी लेकिन थोड़ा समय लगेगा। अगर कुछ उपाय है तो ये कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। स्थिर लगन है तो स्थिर लगन में बिल्कुल 100% महीना 2 महीने में होनी है। अब महीना 2 महीने का कैसे आप अनुमान करेंगे। प्रश्न लगन सप्तम भाव शादी का है। जब कोई प्रश्न लेकर आपके पास में आता है तो उस वक्त लगन की डिग्री क्या कहती है और सप्तम भाव की डिग्री क्या कहती है। जो राशि फलादेश है उसके अनुसार इच्छा सार योग लग्नेश का और सप्तमेश का कैसा बनता है वो देख लेना चाहिए। अब संभवतः जैसे कि अब इस वक्त मिथुन लगन चल रही है, दुष्भाव लगन है। मेरी बातें पता नहीं आपकी बातें समझ में आ रही है नहीं आ रही, मैं क्षमा चाहता हूँ। बुध 0 डिग्री का है और जो सप्तमेश है वो बृहस्पति है, वो 14 डिग्री का है। यानी कि मंद भाव का स्वामी तीव्र गति में आ गया और तीव्र गति का स्वामी मंद भाव में आ गया। तो अब का जो प्रश्न किया जाएगा वो लगभग 1 वर्ष 4 महीने का रहेगा। इस बीच में उसकी शादी होगी, उससे पहले नहीं होगी। 1 वर्ष 4 महीने का समय उसके विवाह का लगेगा। ये घर खत्म। अब 1 वर्ष 4 महीना हो गया, लंबा पीरियड हो गया, दुष्भाव लगन आ गई। संभव हो सकता है कि किसी ने उपाय करा दिया या हमने उस उपाय बता दिया 6 महीने में शादी हो जाएगी, तो हमारा घर खत्म कहाँ पर गलत हो गया। 1 वर्ष 4 महीना वो हमारा गलत हो गया। लेकिन योग तो यही बता रहा है कि लग्नेश कमजोर हो गया। यानी कि जो व्यक्ति आया है पूछने के लिए, जिसकी शादी करनी है वो कमजोर है, उसके ग्रह कमजोर है। जब आप कुंडली खोल के देखेंगे उसकी तो 101% उसकी कुंडली का लग्नेश, चंद्र लग्नेश और सूर्य लग्नेश कमजोर अवस्था में मिलेगा ही मिलेगा। फिर आप उसका उपाय बता सकते हैं कि इसको आप बलवान करें, तब आपका जो सप्तमेश है वो बली होगा और आपकी शादी का योग बन जाएगा। अभी पीछे जैसे कि आपने कहा कि समाज में लूटपाट का एक माहौल बना रखा है, वो कैसे दूर होगा। परसों पहले दिन की बात है कि हमें किसी ने बुलाया कि पंडित जी जरा घर आ जाइएगा, और हमारी बिटिया रो रही है। हम उनके पास पहुंचे, बाकी में बिटिया बिल्कुल ऐसी हुई पड़ी थी, बिल्कुल निस्तेज। क्या हुआ कि फलाने ज्योतिषी के पास गए थे और उन्होंने ये बोल दिया कि आपके लगन में राहु है, 7वें घर में शनि केतु है, इसका तो गृहस्थ जीवन का नाश हो गया। गए तो पढ़ाई के लिए पूछने के लिए, और उसके घर का नाश कर दिया। क्या ये सही का गलत था? कैसे ज्योतिषी को बताना चाहिए था कि पढ़ाई के लिए आया व्यक्ति, और हमने उसके घर के बारे में बता दिया कि इसका तो घर का नाश होगा। मानसिक तनाव। वो बेटी MBA कर रही थी, MBA के साथ में लॉ कर रही थी। तो बताइए, क्या ज्योतिषी को ये बताना चाहिए था कि तुम्हें अपने गौमूत्र से दांत साफ करनी चाहिए, गौ विवाह करना चाहिए, कुएं में सामान डाल देना चाहिए? वो बच्ची का 7-8 दिन से रो के घर पर रखा उसने कि मैं तो मर जाऊंगी, मैं तो मर जाऊंगी, मैं तो ब्याह ना करूं, मैं तो ब्याह ना करूं।
क्या हमें ऐसा ज्योतिष समाज में एक्सेप्ट करना चाहिए? ये गलती आपकी और हमारी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम आँख बंद कर लेते हैं ऐसे ज्योतिष पे, ये ऐसे ज्योतिषाचार्यों से जो किताब पढ़ के ज्योतिष करना शुरू कर देते हैं और समाज को बरगलाते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, जैसे कि मैं प्रसिद्ध हूँ ज्योतिष जगत में थोड़ा कड़वा बोलने के लिए, मैं किसी की सुनता नहीं हूँ। मंच पे कोई गलत बोल रहा होगा तो मैं खड़ा होकर उसको रोकूंगा, बोलूंगा कि ये आप गलत कह रहे हैं, थोड़ा सा इसको चेंज करने की कोशिश करो। तो मेरा मुंह बंद करके मुझे बिठा दिया जाता है, अरे पंडित जी बैठो बैठो बैठो, कोई बात नहीं। क्यों? सामने जो मंच पर मैं इस वक्त बैठा हूँ, खड़ा हूँ, मैं शिक्षक हूँ, आप मेरे विद्यार्थी हैं, जो मैं बता रहा हूँ आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो मैं गलत बोल रहा हूँ, विद्यार्थी खड़ा होकर कह सकता है इस बात को, आप थोड़ा सा गलत कह रहे हैं, इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करो। तो क्या मेरा दायित्व नहीं है कि मैं उसको खड़ा करूँ, बेटा खड़ा हो, पूछ मुझसे क्या पूछ रहा है? अगर मैं नहीं बता सकता तो मेरा मंच में खड़े होने का अधिकार नहीं है। मैं मंच में आने का अधिकारी हूँ ही नहीं। अपने अंदर का मंथन करूंगा कि उसने मुझे बीच में टोका क्यों, मेरे अंदर कमी है तभी टोका मुझे, मेरे गलत शब्द निकल रहे थे तभी टोका उसने मुझे। इसलिए तो मैं कहना चाहूँगा, अपनी बात को विराम भी देना चाहूँगा कि हमारे और विद्वान मुझसे भी अच्छा बोलना जानते हैं कि ज्योतिष में अगर कोई गलत है तो उसे रोकिए, अगर रोक नहीं सकते तो उसका बहिष्कार कीजिए, उसके पास आना जाना बंद कीजिएगा, उसे अपनी गलती का एहसास होगा और फिर वो सही रूप में प्रदर्शन करना शुरू करेगा। एक उपाय शादी से संबंधित ही बता देता हूँ, जल्दी शादी का योग किस तरह से बनेगा वो आपके समक्ष में रखना चाहूँगा। अगर शादी नहीं हो रही है और सारे कारण में, तो वट वृक्ष के नीचे दूध चढ़ा के कन्या 108 परिक्रमा करे और अपने घर आए, और ये उसको 108 दिन ही करनी चाहिए। उम्र बड़ी हो गई है, शादी नहीं हो पा रही है, ये उपाय करें। पंडित संदीप वशिष्ठ मेरा नाम है, मंत्र भी दे सकता हूँ, ना हो तो फोन करके नंबर भी दे सकता हूँ, ना हो तो फोन करके कह सकते हैं पंडित जी आपका ज्योतिष गलत है। उन्हें कहूँगा कि बढ़ के पेड़ के जड़ में दूध चढ़ाएं उस कन्या से या लड़के से 108 एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आज हमने उपाय के ऊपर एक चर्चा की थी। आजकल के बच्चे एक दिन का उपाय नहीं करते, 108 दिन 108 मैंने क्या कहा? मजाक बना रहे हो आप तो? नहीं, मैंने क्या कहा अभी? 20 दिन से चढ़ाना चाहिए। हाँ, मैं वही कहना चाहता था, तो इसमें जरा प्रश्न निकाल दिया। तो अभी आपने कहा कि एक दिन का तो कोई उपाय करना चाहता है, वो करेगा जिसकी शादी की उम्र बीत रही है, और वो करेगा जो नया नया खिलाड़ी बना है 25 साल की उम्र 26 की, वो क्यों करेगा? वो जो को पैसा भरने के लिए समाज में बैठा है, पंडित जी जल्दी कराओ फटाफट, जल्दी से 10,000 रुपये आज काम कराओ, वो नहीं करेगा। वो करेगा जिसे जरूरत है, जिसकी उम्र 29 की हो गई है, 30 की हो गई है, 32 की हो गई है, वो 108 परिक्रमा 100% करेगा। ये तय है, 108 दिन ही करने हैं। 108 दिन की आप संकल्प लेंगे ना, तो आपका 54 दिन में उसके आधे दिन में ही लगन हो जाएगा। ये तय है। आप कुछ कह रहे थे? किस दिन से शुरू करनी? किस दिन से करना है? अगर संभव हो सकता है तो अमावस्या तिथि से इसको शुरू करें, और ये आप देखेंगे, रियल बात बता रहा हूं आपको, कि अमावस्या तिथि पे ही आपके बच्चे के लिए रिश्ता आएगा। ये बता रहा हूं मैं, अमावस्या आते आते बच्चे का रिश्ता आ जाएगा, और संभव तो हो सकता है जब अमावस्या वाले दिन ही लेन देन की बात करें, आने जाने की बात करें। ये बड़ का महत्व है, उपाय का महत्व नहीं बता रहा हूँ, ये बड़ का महत्व है जो आपके
प्रभाव को, आपके उत्पाद को बढ़ाएगा। धन्यवाद। जय ज्योतिष जय। हाँ जी, आपकी एक बात मान ली मैंने कि अमावस्या को इसका रिश्ता आएगा और अमावस्या को बात बनेगी जी, लेकिन दिन में उसी दिन हो जाएगा। हमारे जो सनातन धर्म है उसके अंदर अमावस्या को बढ़िया नहीं माना जाता। मैं इसके ऊपर वकील जी के आप वही खड़े रहे एक बार। बिल्कुल नहीं जी सर, पितरों के बारे में तो ठीक है, पर ये जो संदर्भ शादी का है, प्लीज। ऐसा है कि हम परोक्ष रूप से परोक्ष रूप से अवस्था विशेष पर कामाग्नि को शांत करने की बात वहाँ से खोल दो, साउंड वहाँ से खोल दो। आवाज थोड़ी हम परोक्ष रूप से कामाग्नि को शांत करने की बात कर रहे हैं विवाह के माध्यम से। विवाह भी एक पवित्र शब्द है जिसे हमारा समाज, हमारे शास्त्र, हमारे ऋषि मुनि, यहाँ तक कि पितृलोक के देवता तक स्वीकार करते हैं और उसकी उपासना करते हैं। इस शब्द विशेष की इसे पाणी ग्रहण कहा है। हाथ को किसी को देना, ग्रहण करना, तो पाणी ग्रहण का यदि अब मैं इसको आपको सौंपता हूँ या ये अब आपको सौंप दिया जाता है, दोनों है परस्पर, 22%। और सप्तम भाव जो उसका क्रियात्मक रूप है वस्तुतः धुरी में है, चर्चा वहां होती है। सातवीं जो तिथि है, अब आप ध्यान से सुनिए, अग्नि का मूर्त रूप या कोष केवल मात्र और अंततः है सूर्य, और उसकी प्रियतम जो तिथि है, पूज्य तिथि है, उसकी जो प्यारी है वो सप्तमी तिथि है। तो हम यदि विवाह को लेकर के सप्तमी तिथि से शुरू करें, चंद्रबल हमेशा दोनों के लिए देखा जाता है, तो यदि शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की सप्तमी तिथि हो तो अति उत्तम होगी। इसमें मेरा इतना कहना है। पितरों का आशीर्वाद तो आपको वैसे मिल ही जाएगा। आप धर्म काम करने के लिए जा रहे हैं, कुछ दान करने के लिए जा रहे हैं, कुछ परोपकार करने के लिए। यहाँ अन्न विधान होगा, पाणिग्रहण संस्कार है, कुछ आभूषण विधान होंगे, वस्त्र भी होगा, गौशाला में भी कुछ जाएगा, गंगा जी में भी कुछ जाएगा, गंगा स्नान होगा, जो हमारे सेवादार हैं कुम्हार को भी कुछ जाएगा, प्रजापति को जाएगा, बड़े को जाएगा, लोहार को जाएगा, नाई को जाएगा। यानी समाज को बांधने वाला एक शब्द है विवाह, यूनिटी ऑफ द सोसाइटी। वह सबको एक करता है, कोई दुराभाव उसमें नहीं है, कोई अंतर उसमें नहीं है। हम सबको समान वहां देखते हैं और सबको सबका अपना अधिकार जो जिसका निकलता है वह उसको नेक यानी उसको दक्षिणा मिल जाती है। तो सप्तमी तिथि को यदि हम शुरू करते हैं, आदरणीय वशिष्ठ ने ठीक कहा, और यहाँ दो वशिष्ठ बैठे, मुदगल जी अकेले, तो उन्होंने जो कहा वह बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो मैं केवल एक आधार पे, एक चिंतक के रूप में, एक फिलोसफर के रूप में कह रहा हूँ कि सप्तमी तिथि के नायक एकमात्र सूर्य है, अधिपति है उसके, और साथ ही फेरे हम लेते हैं सप्तम भाव की ये बात करते हैं। एक और निवेदन आपसे करना चाहता हूँ, ध्यान से सुने, जिसपे किसी का ध्यान नहीं गया और आज तक नहीं गया, अभी नहीं, आज तक नहीं गया। पहले आप अपनी बात आपकी बात आप अपनी वार्ता पूरी कर रहे हैं। इन सब बातों का पता था, मैं आपके सिर्फ मुख से करवाना चाहता था, मुझे पता था, ये सप्तम का पता था, लेकिन आप क्योंकि हम सबके बीच में सबसे श्रेष्ठ विद्वान है, इसलिए इनके मुंह से करवाया। चलो, ऐसा है कि जैसे अभी आपने कहा, आप कुछ कह रहे थे कि मैं नहीं, मैं ये कह रहा था कि अमावस को हम पितरों के प्रति ज्यादा मानते हैं बनिस्पत विवाह के, ये मैंने कहा। हाँ, कायदे की बात है। कोई पितृ कार्य हो तब अमावस। ऐसा है कि देखो, अगर किसी बच्चे की शादी नहीं हो रही, आधे अंश, आधे से ज्यादा, सबके ऊपर जवाब आएगा पितृ दोष है ज्यादातर। पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि पितृ दोष क्या है, क्यों लगा, किस वजह से, कब से लग रहा है, इसकी भी जानकारी ब्राह्मण वर्ग को होनी चाहिए। अब सूर्य राहु दूषित है, ब्राह्मण क्या कहेगा ज्योतिषकार की पितृ दोष है, ये कहेगा या कुछ और कहेगा। सूर्य राहु से पीड़ित हो गया, अभी
किसी विद्वान ने राहु ने कहा था कि बिना राहु के शादी नहीं होती, बिना राहु के शादी नहीं होती। राहु जीवन में नहीं होगा तो शादी कैसे होगी? अब यहाँ पितृ दोष आ जाता है तो हम पूर्ण पितृ दोष नहीं कहते हैं, क्योंकि मैंने कुछ ग्रंथ पढ़े हैं। सूर्य पिता का भी कारक है, सूर्य है। अगर वो भाव के अनुसार बैठा हुआ है तो उस भाव से संबंधित जो व्यक्ति आपके परिवार में है तो उसका कारक हो गया, ना कि पिता का कारक हो गया। अगर सूर्य 11वें भाव में बैठ जाता है, जैसे कि मैंने सुना है, तो सूर्य चाचा हो जाता है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? अगर नहीं और 11वें भाव में सूर्य चाचा हो जाएगा, पिता नहीं होगा। तो जो औलाद है वो चाचा से प्यार करेगी, ना कि वो पिता से प्यार करेगी। अलगाववाद पिता और पुत्र में हो जाता है। तो यहाँ पर हमें किसका दोष लगा? पितृ का ही दोष है। अब सूर्य को दूसरे रूप में क्या बताया जाता है? विद्वान। किसी विद्वान का श्राप लगा है परिवार में आपके ऊपर, इसलिए शादी नहीं होगी। विद्वान को नमस्कार करो, सूर्य को जल दो और अपने परिवार में बड़े व्यक्ति की सेवा करो, चाहे वो पिता है, चाहे चाचा है, चाहे ताऊ है। हम एक को नहीं बताते कि चाचा का दोष है तो चाचा को प्रणाम करो, सबको करो। तो पितृ दोष के अनेक रूप हो जाते हैं, जैसे कि बृहस्पति राहु चांडाल दोष बना देते हैं। तो हमें किसका दोष लगेगा? गाय का भी लगेगा, गंगा जी का भी लगेगा, ब्राह्मण का लगेगा, गुरु का लगेगा। तो क्या केवल हम गुरु का ही उपाय करें कि जाओ केले के पेड़ की जड़ में दीपक जलाइए? क्या हमें इनका सम्मान नहीं करना चाहिए? गंगा जी में जाते हैं, आजकल समाज में देखिएगा सब लोग पीला करते हैं, उसमें थूक देते हैं और फिर कहते हैं कि पंडित जी हमें तो कोई दोष ना, जीवन में कभी कोई अपराधी नहीं किया। हम उस तरफ से आंख नीच लेते हैं, अरे जो रास्ता नीचे। अब जैसे कि अभी आपने कहा सप्तमी तिथि को लेना चाहिए, मोटी मोटी सी चीजें हैं पितरों से संबंधित जो तिथियां होती हैं। सप्तमी तो है विशेष, अष्टमी, नवमी, चौदस, चौथ, अमावस्या, पूर्णमासी, ये तिथियां भी पितरों की हैं। इन तिथियों से भी आप बड़ की सेवा दूध के रूप में जल में चढ़ा के परिक्रमा शुरू कर सकते हैं। हमने केवल 2 ही तिथि देखी है, पूर्णमासी, अमावस्या। इन तिथियों को हम किसी को बताते नहीं, कोई जानता नहीं। अब देवता और पितर, घर में कोई बच्चा मर जाता है, पितर बन गया। पितर क्यों बन गया जी? अरे आदि हमारे शास्त्रों के जो पितर हैं वो क्या युवा थे? सब ग्रस्त जीवन के थे, वो विषय अलग हो जाता है। अरे हमारे जितने पितर हैं उनकी सेवा करते, हम अपने जितने बड़े बुजुर्ग चले जाते हैं परिवार से, उनमें सम्मान करके फिर हम उनको पितर बनाते हैं, वो पितर कहलाते हैं। ये नहीं कि बालक बन में युवावस्था में जो व्यक्ति मर गया तो वो पितर बन गया, वो देवता का रूप हो जाता है, क्योंकि उसका जन्म देवलोक से पृथ्वी लोक में हुआ है, हमारे मनुष्य जीवन में आया है और वो मर गया बिना किसी सुख भोग के, तो वो देवता कहलाता है। उसका खान बनता है, ना कि पितरों का खान बनता है। पितरों को क्या कहता है? जलांजलि तर्पण श्राद्ध किया जाता है पितरों के लिए। इसीलिए जो मैंने आपको उपाय बताया है, उस उपाय के माध्यम से आप अगर बच्चों के विवाह संस्कार आदि कराना चाहें उपाय के माध्यम से तो आप करा सकते हैं। जय ज्योतिष, जय।